बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। एक और जुम्मा और शायद एक और भारी जुम्मा मुस्लिम लीग नमाज पर कहा जा सकता है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला भी है और इस फैसले के से पहले जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A की तशरीह के बाद बयान किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले में भी उसकी हमें झलक दिखाई देती है। मामला ये है कि जाहिर है मुनर्रिफ अरकान का मामला था। स्पीकर पंजाब असेंबली ने रेफरेंस भेज रखा था, दरख्वास्त थी और उस पर बताया जाना ये था कि ये जो 25 लोग हैं इन्होंने ज़ाहिर पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया है, ये मुनर्रिफ लोग हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम 25 नाम, तो अब मैं एक एक फर्दन नहीं कर सकती, इसलिए लिहाजा ये टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहे हैं, इनको नाअहल करार दे दिया है, यानी डीसीट कर दिया है कि आपने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर किसी दूसरी पार्टी के मेंबर को अपना फैसला दिया है, उसको वोट दिया है, तो ज़ाहिर अब आप अपनी सीट से डीसीट किए जा रहे हैं। अच्छा, ये बात किसी हद तक हम सबके जहनों में थी कि ऐसा होगा, क्योंकि पंजाब में बहरहाल सिचुएशन इतनी आसान नहीं है। आज दिन तक भी जब हम और आप बात कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन ये शिकार है पंजाब के गवर्नर कौन है, स्पीकर के मामला आपको पता है। अभी आज हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों पर, तो शायद कन्फ्यूजन पंजाब असेंबली की ओके निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नवाज के हैं, कितना तकवियत देता है उनको ये फैसला, उस पर जरूर डिबेट होगी, लेकिन क्या पीछा है कि मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ जो ये रेफरेंस आया, जिस पर आज हमने सुना अभी थोड़ी देर पहले मरियम औरंगजेब साहबा को, उन्होंने कहा ये तो आटा चोर चीनी चोर थे, ये तो हमारे दामन से आके खुद ही चिमट गए थे, तो अच्छा हुआ इनसे हमारी जान छूटी। कल तक जब आपके साथ थे तो आपको अच्छे लग रहे थे और आज आप कह रहे हैं कि हमारे दामन से चिमट गए हैं। इस पर बात करूंगी मैं, लेकिन मेरे साथ निहाल हाशमी मौजूद है, इंपॉर्टेंट शख्सियत है मुस्लिम लीग नवाज के। तो निहाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक और भारी जुम्मे का सामना तो नहीं करना पड़ा मुस्लिम नून को जो आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया उसके बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामना तो पूरी कौम को करना पड़ रहा है बहुत सारी चीजों का जी, और पूरी कौम कर रही है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून या असेंबली के मेंबरान नहीं कर रहे हैं, पूरी कौम कर रही है। जो हालात गुज़श्ता 4 सालों में इमरान फितने की हुकूमत ने की थी, उसके वो सब चीज उसकी ऑफशूट है। तो ये कौम को गौर करना होगा। हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ मर्ज देखते हैं, मर्ज की जड़ या उसकी वजूहात नहीं देखते कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस तरह से हुआ। तो ये अगर इमरान साहब ठीक से चला लेते हुकूमत और लोगों को दे देते रिलीफ और महंगाई 30 रुपए से आटा 80 रुपए पे ना ले जाते और चीनी 50 से 150 पे ना ले जाते, तो शायद आज इन हालात का ना होता और पाकिस्तानी कौम शायद किसी और सब्जेक्ट पे और किसी और बेहतर मौजूद पे हम बात कर रहे हैं। निहाल साहब, लेकिन उसूली तौर पर क्योंकि आप ज़ाहिर एक बड़े जीरक सियासतदान हैं, आपने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, फरमाइएगा आपको लगता है कि पंजाब की हुकूमत के अंदर अब आपकी हुकूमत नहीं रही है पंजाब के अंदर, और जो आप लोग हमेशा कहते हैं कि बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, स्टेप डाउन हो जाना चाहिए, नंबर गेम का मामला है, पंजाब में आपके नंबर्स पूरे हैं निहाल साहब? जी देखिए, टेक्निकली पंजाब की जो स्ट्रेंथ है 340, उसके लिहाज से 188 होना चाहिए, मगर अगर किसी भी वजह से कुछ मेंबरान रिजाइन दे दें या बीमार हो जाए या ऑफ हो जाए, तो जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसकी गवर्नमेंट होती है। अभी पंजाब में जो मेजॉरिटी पार्टी है वो PMLN है। उसकी वजह यह है कि उसके नंबर गेम्स में उसके मेंबर की तादाद ज्यादा है। तो इन हालात में इस बहरान में ये मुमकिन नहीं होगा कि हम पाकिस्तान के अवाम को और बिलखुसूस पंजाब के अवाम जो एक कई बड़े आज़ाद रियासतों से बड़ा सूबा है, उनको हम इन हाल में छोड़ दें। जिस तरह से एक घिनौनी साजिश कर रहा है PTI, उसके गवर्नर, उनके प्रेसिडेंट साहब जो पाकिस्तान के हैं, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कम है, PTI के प्रेसिडेंट ज्यादा है। ऐसा लगता है कि इमरान खान का हलफ लिया है, उन्होंने पाकिस्तान के आइन का हलफ नहीं लिया। तो ये बुरहान उनका पैदा करता है। उस वक्त सारे तादाद ठीक थी जब परवेज इलाही साहब ने ऐवान में इशारे कर के अपने लोगों को बुलाते रहे और हंगामा करवाते रहे, और आपने देखा किस तरह से हंगामा आ रही। रियासत को, हुकूमत को चलना है, हर हाल में चलना है। तो आप अगर हम भी उनके साथ खड़े हो जाएं और तवाइफुल मुल्की हो जाए और कोई रियासत ना हो, कोई निज़ाम ना हो, तो कल आप कहेंगी कि आप उस वक्त लोगों के साथ नहीं खड़े हुए, आप अपनी पार्टी के पॉलिसी और अपनी इज्जत और अपने
जो वोट बैंक है उसको बचाने के लिए खड़े लेकिन हुए। एज ए तो पार्टी हम ये समझते हैं मेंबर देखें निहाल साहब, आप भी एक पार्टी एक जमात से ताल्लुक रखते हैं और ज़ाहिर है बाकी सारे मेंबरान्स भी, उनका अपना एक इस्तेहकाक तो ज़रूर है, लेकिन एक पार्टी पॉलिसी भी है। आप समझते हैं कि ये एक सही फैसला है जो चेक एंड बैलेंस कायम करेगा बाकी तमाम अरकान पार्लिमान पर भी, कि वो फ्लोर क्रॉसिंग ना करें, वो अपनी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ ना करें? या आपको लगता है ये दुरुस्त फैसला है मुस्तकबिल के लिए? गो के शायद अभी आपके हालात में देखा जाए तो ये खतरनाक या बड़ा फैसला हो सकता है या आपके लिए फायदेमंद फैसला नहीं हो सकता, बट फ्यूचर के लिए एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अगर हम रखें तो ये एक अच्छा फैसला देखने को मिल रहा है। नहीं, ये एज ए वकील मैं आपको बता दूं, ये मोहब्बम और टेक्निकली नॉकआउट फैसला है। अच्छा। क्योंकि जो आइन कहता है कि अगर कोई आदमी अपने पार्टी से हट करके वोट डालता है तो फिर वो डिसीट हो जाता है, मगर यहाँ पे पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने इन अरकान को ये अहकाम सादिर नहीं किया था तहरीरी कि आपने किसको वोट डालना। दूसरी तरफ पीटीआई का कोई कैंडिडेट नहीं था, जो कैंडिडेट थे चौधरी परवेज इलाही साहब, वो पीटीआई के वोट से सिंबल से इलेक्ट नहीं हुए, उनकी अपनी पार्टी है काफली। तो इस यहाँ पे ना उन्हें कोई नोटिस दिया गया और ना ही उन्हें इत्तला दी गई कि आपने किस कैंडिडेट को वोट डालना है। तो मैं समझता हूँ टेक्निकली ये शायद सियासी हालात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया। अगर मैं इलेक्शन कमीशन होता तो मैं इसे वापस करता और मैं कहता कि नहीं, आपने इनको अहकाम नहीं दिए थे किसको वोट डालना है, ना ही जो पार्लिमानी लीडर है उसने कोई नोटिस दिया था और उनकी जवाब तलबी हुई थी या शो कॉज हुआ था या पर्सनल उनकी हियरिंग हुई थी। तो टेक्निकली ये फैसला मैं समझता हूँ गलत फैसला। टेक्निकली आपको लगता है निहाल साहब? वेल, थैंक यू वेरी मच निहाल हाशमी हमसे बात करने के लिए, अपना वक्त दिया आपने। निहाल साहब कह रहे हैं टेक्निकली मुझे गलत लग रहा है क्योंकि मामला ये है कि उनकी पार्लिमानी पार्टी के जो भी ज़ाहिर है वहाँ पे लीडर थे, उन्होंने उनको बताया ही नहीं कि उनको किसको वोट देना है। लेकिन ठीक है, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना सही, लेकिन तिफले मकतब ही समझ लें चीज़ों का, तो ये बात तो क्लियर है ना कि जिस पार्टी के साथ आप खड़े हैं आपने वोट उसी को देना है। अब रोज़ आके तो नहीं कोई बताएगा, लेकिन बहरहाल चले किसी हद तक इस भी डिबेट को सामने रख लेते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अहमद बिलाल महबूब, सदर है पिलडैट के। फिर मैं उस्मा कारदार साहिबा, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं मुनहरिफ तो थी लेकिन अब नाअहल भी हो गए हैं ये लोग, तो जरा उनसे बात करेंगे। और फिर एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अहमद बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अहमद बिलाल साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तशरीह दी आर्टिकल 63A की, उसके बाद ज़ाहिर लगभग कहा जा रहा था कि शायद उसी दिन फैसला आना था, लेकिन फैसला जो है वो होल्ड हो गया और फिर बहरहाल आज सामने आ गया। 63A की तशरीह, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला कि वो तमाम अरकान पार्लिमान जो कि पंजाब असम्बली से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया, मुनहरिफ हुए और अब हम उनको डिसीट कर रहे हैं। आपको इसका आपस में कोई तालमेल लगता है कि उस तशरीह की रोशनी में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया? अहमद बिलाल साहब, ये तो ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 63A का, उसने भी कुछ इसके ऊपर असरअंदाज हुआ हो आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले को, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला भी दिया है आज इस फैसले में, जिसकी वजह से वो महसूस करते हैं कि ये जो डिफेक्शन है ये बहुत ही बुरा फेल है और अगर कोई एक पार्टी का बंदा दूसरे पार्टी के लोगों को वोट दे दे तो उसके बारे में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ जजमेंट्स में, तो कुछ असर तो पड़ा होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट की वो इंटरप्रिटेशन ना भी आई होती तो भी पीटीआई का केस मजबूत था। इसलिए मजबूत था कि पीटीआई के मेंबर्स ने एक्चुअली वोट दिया जाके मुखालिफ उम्मीदवार को, तो इसलिए डिफेक्शन के लिए ग्राउंड्स बहुत मजबूत थे पीटीआई के पास। सिर्फ एक दो टेक्निकल एतराजात थे जिसकी वजह से अगर इलेक्शन कमीशन उनको अहमियत देता तो फिर शायद वो डिफेक्शन बच जाते। मिसाल के तौर से ये कि उनको डायरेक्शन पार्लिमानी पार्टी ने नहीं दी, ये भी बात निहाल साहब कह रहे हैं की तरफ से आई, तो इलेक्शन कमीशन ने इस टेक्निकल एतराज को ज्यादा
अहमियत नहीं ठीक है। दी। तो अब चूंकि लोगों ने वोट दिया हुआ था तो उन्होंने उसी को काफी समझा और उसकी बुनियाद पे इनको उन्होंने डिफेक्शन का मुर्तकब करार दिया। तो मेरे ख्याल में इसकी तवक्को पहले भी की जा रही थी कि केस ज्यादा मजबूत है, कौमी असम्बली के मुकाबले में जहाँ ऐसी कोई चीज नहीं हुई थी। ओके, लेकिन मैं फिर अहमद बिलाल साहब, ये सवाल है कि अब ज़ाहिर डी सीट का तो मामला सामने आ गया, लेकिन सर पंजाब में अब हुकूमत है या नहीं है? क्या हमजा शहबाज साहब जो हैं वो खुद मुस्ताफ़ी हो जाएंगे या फिर ये मामला दोबारा वोटिंग की तरफ जाएगा, अदम एतमाद का उनको वोट लेना पड़ेगा और फिर ये एक लंबी जो एक जर्नी है वो करनी पड़ेगी, या आपको लगता है कि ये कंफ्यूजन अभी मजीद थोड़े दिन चलने वाली है? उनके पास मेरे ख्याल में एक ही कानूनी रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट पे अपील कर सकते हैं। आप पहले कह रहे हैं कि अरकान पार्लियामेंट में आर्टिकल 63A के अंदर ये वाज़े तौर पे बताया गया है कि कोई भी फरीक जो इलेक्शन कमीशन के फैसले से मुतमईन ना हो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। जैसे पहले फैसले में जिसमें कौमी असम्बली के मेंबर्स को डिफेक्शन का मुर्तकब करार नहीं दिया गया, उसमें पीटीआई ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इस केस में ये जो एमपीएज मुतासिर हुए हैं वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यानी ये चलें, ये सवाल मैं यही कर रहा था आपसे पहले भी, शायद ऑफ द रिकॉर्ड भी हम यही बात कर रहे थे कि क्या ऑप्शंस हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, यही ऑप्शन है। लेकिन सर अब हमजा शहबाज साहब के पास क्या ऑप्शन है? मेरा ख्याल है शायद ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वो खुद मुस्ताफी होंगे या उनको कहा जाएगा कि जी आप एतमाद का वोट लें पहले, और अगर वो नहीं लेते तो फिर क्या होगा? और क्या पंजाब हुकूमत इस वक्त तक मौजूद है या हम उसको समझेंगे वहां हुकूमत ही नहीं है? ये भी एक बड़ा टेक्निकल नुक्ता है, डेलिकेट सा मसला। ये है कि जो वजीर आला के मनसब पे मौजूद होता है वो अगर रिजाइन कर दे या उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए तो वो हट जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने मनसब पे उस वक्त तक मौजूद रहता है जब तक कि नया वजीर आला उस मनसब पे ऊपर फायज ना हो जाए। जैसे आपने देखा था कि उस्मान बुज़दार साहब रिजाइन देने के बावजूद जब तक के हमजा शहबाज साहब ने हल्फ नहीं उठा लिया उस वक्त तक वो वजीर आला रहे। वो वैसे बाइख्तियार वजीर आला तो नहीं होते, उनकी बात बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन सिंबॉलिकली इस ओहदे के अंदर वैक्यूम नहीं होता। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमजा शहबाज साहब इस ओहदे पे मौजूद रहेंगे जब तक कि वो इलेक्शन अगर हार गए तो फिर वो दूसरे साहब उनको कर लेंगे उनकी जगह। वो इलेक्शन जीत गए या दूसरा राउंड तो बहरहाल फिर तो चीफ मिनिस्टर मौजूद ही है, लेकिन हक उनको शायद दोबारा उठाना पड़ेगा फिर भी। बिल्कुल ठीक है। अहमद बिलाल साहब एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं सर। तो जरा इसी डिबेट को मैं आगे बढ़ाती हूँ। फिर जो मुनर्रिफ रुकन है उज़्मा कारदार साहिबा, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि वो जरा हमें ज्वाइन करें और बताएं कि अब उन्होंने किन चीज़ों के बाद ये फैसला किया था और अब उनके ज़ाहिर मुस्तकबिल का फैसला वो खुद समझेंगे कि क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है या नहीं, और फिर उनको कितना रिलीफ मिल सकता है, शायद ये जानना भी जरूरी है। इस ब्रेक के बाद इसी को डिबेट करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अहमद बिलाल साहब से। वो मेरे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन अभी मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं उज़्मा कारदार। ये वो शख्सियत हैं जिनका नाम उन 25 अरकान में शामिल है जिनको आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी सीट किया है। अब पहले मुनर्रिफ का टैग था, अब ज़ाहिर डी सीट होने के बाद कहा जा रहा है कि इनको नाअहल ही कहा जाएगा। लेकिन उज़्मा साहिबा मेरे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, इंपॉर्टेंट हैं। और ज़ाहिर पंजाब में हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों में शामिल थी जो हर तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड करती रही। उज़्मा थैंक यू वंस अगेन कि आप हमारे साथ शो पर हैं। उज़्मा, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बहैसियत रुकने पंजाब असेंबली आपके लिए कितना तसल्ली बख्श है या आपको लगता है ये गलत फैसला हुआ है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए मैं तो बहुत अपने जितने भी इदारे हैं उनकी बहुत इज्जत और तकरीम करती हूँ, और हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं मेरे ख्याल में वो बहुत एक इज्जतदार वो शख्स है। और मेरे ख्याल में कि जो ये फैसला आया है, शायद आपने देख ही लिया था कि जिस तरीके से उनको ललकारा जा रहा था, जिस तरह शफकत महमूद ने, इमरान खान ने अपने जलसों में किस तरह उनको कहा रिजाइन कर दें, आप हमें मंजूर नहीं है, हम इलेक्शन ही आपके अंदर कराएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो आपको पता है कि फिर वो एक बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए शायद इस तरह से चीजें
हो जाती हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये प्रिलिमिनरी एक डिसीजन है जिसमें बहुत सारी इनलीगैलिटीज हैं, वो पॉइंट आउट की है हमारे लॉयर्स ने, और इंशाल्लाह ताला हमें अपील का राइट है। हम सारे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पे मैं तो जाती तौर पे अपने लॉयर्स के साथ मिलकर अपना केस खुद रिप्रेजेंट करूंगी, क्योंकि मैं तो 2 साल से इंसाफ के लिए इंतजार कर रही हूँ और अल्लाह ताला की दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे मौका दे और ताकि मुझे इंसाफ मिल सके, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा तो केस बिल्कुल मुख्तलिफ था और जो ये डिसीजन आई है इसमें मुझे तो हंसी आ रही थी, उनको समझ नहीं आई कि इसको इससे किस तरह हम जान छुड़ा सकते हैं, और अजीब अजीब उस पर बातें लिखी हुई हैं। अगर आप पढ़े वो डिसीजन, तो मेरा ये केस है कि मुझे तो पार्टी ने निकाल दिया था, मेरी तो रुकनी इन्होंने मुअत्तल कर दी थी, फिर उसके बाद पार्लिमानी पार्टी से भी इन्होंने मुझे निकाल दिया। जब सारा कुछ इन्होंने मुझे निकाल के परे कर दिया तो मेरा जिला तो मेरा बनता है, इनका तो कोई जिला बनता ही नहीं है। अब ये कैसे मुझसे पूछ रहे हैं? ये कहते हैं कि जी पिटिशनर ने हमें पंजाब असेंबली को बताया नहीं। ये कैसे बता सकते थे? क्योंकि 63A जो है उसने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया था, मैंने किसी तरीके से 63A को नहीं तोड़ा या उसको वायलेट नहीं किया था, और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि आपने कोई गलत नहीं काम किया, आपसे जुल्म हुए है, आपसे ज्यादती हुई है, आप इस सीट पे बैठी रहे, और इसीलिए 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस सीट पे बैठी रही। तो ये सारी बातें जो हैं ये जब खुल के सुप्रीम कोर्ट में सामने आएंगी तो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है अपने सुप्रीम कोर्ट से कि वो जरूर इंशाल्लाह ताला इंसाफ देंगे। सर आप सुन रहे हैं जो बातें उज़मा साहिबा फरमा रही हैं, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि अगर पंजाब असेंबली की बात मैं करूं, वहाँ तो हमने एक दीघा मुश्ती देखी, स्पीकर के साथ क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर के साथ क्या हुआ। बहरहाल अब आप फरमाइएगा कि क्या इस इजलास बुलाने के लिए स्पीकर अनाउंस करेंगे, गवर्नर अनाउंस करेंगे, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? और एतमाद का वोट बहरहाल हमजा शहबाज को हर हाल में लेना होगा या ये बाइंडिंग नहीं है? देखिए, ये अब मुझे इस वक्त मेरे सामने रूल्स नहीं है तो मुझे थोड़ी सी मेरी यादाश्त नहीं कर रही कि ये जो इलेक्शन के लिए इजलास होता है वोट करने के लिए इसको स्पीकर बुलाता है या इसको गवर्नर बुलाता है, अब मुझे ये याद नहीं है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल मेरी इंटरप्रिटेशन तो ये है कि मौजूदा जो स्पीकर हैं कौमी सूबाई असम्बली के चौधरी परवेज इलाही साहब, वो इस वक्त एक्टिंग गवर्नर है। वो कह रहे हैं कि मैंने इसको टेक ओवर नहीं किया, लेकिन टेक ओवर करने की कोई शर्त नहीं है। जब उनका नोटिफिकेशन आ गया है और आइन में हमारे लिखा हुआ है कि जब गवर्नर ना हो किसी वजह से तो स्पीकर ही एक्टिंग गवर्नर होगा, उसको ओथ भी नहीं उठाना पड़ता। तो वो हैं गवर्नर, वो गवर्नर के मेरे ख्याल में फराइज सरंजाम दे सकते हैं, उन्हें देने चाहिए, और इसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वैसा ना करें। लेकिन सर मैं ये बता रही हूँ अहमद बिलाल साहब, मामला ये कि गवर्नर तो उमर चीमा साहब भी है ना, वो कह रहे हैं कि मैं तो हूं गवर्नर, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, तो ये वाला भी एक मामला है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही का भी आपने नाम लिया ना, तो वो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बात कर रहे थे मीडिया से, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब मुझे कल कहेंगे ना तो मैं कल असेंबली तहलील कर दूंगा। क्या कह रहे थे परवेज इलाही? चलाइएगा जी। आज का जो फैसला है ये बड़ा ही तारीखी फैसला है और मैं इलेक्शन कमीशन को और उनकी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूं, और इंशाअल्लाह इसके असरात जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से बड़े वाज़ेह होंगे, देर पाओगे। ये तारीख साज काम हुआ है और मैं ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ, और इंशाअल्लाह हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दें तो मैं इंशाअल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दूंगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह करके बात करें। परवेज इलाही साहब काफ़ी खुश हैं आज। बहरहाल क्या कहते हैं अहमद बिलाल साहब? वो कह रहे हैं मैं आधे घंटे में जो है ना असेंबलियाँ तहलील कर दूंगा और इंशाअल्लाह कर दूंगा। अब जो पोजीशन है परवेज इलाही साहब की वो आपके सामने है, किस कैपेसिटी में हो सकेगा ये? स्पीकर को तो कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो असम्बलियाँ तहलील कर दें। पता नहीं उन्होंने किस बुनियाद पे कहा। ये तो इख्तियार सिर्फ चीफ मिनिस्टर के पास है, जब वो बन जाएंगे तो ये इख्तियार उनके पास नहीं है। हाँ, ये इख्तियार तहलील करने का उस वक्त आता है
जब वो दूसरा इलेक्शन का राउंड होगा और कोई भी कैंडिडेट मेजॉरिटी हासिल ना कर सके तो फिर गवर्नर के पास इख्तियार होता है कि वो असेंबलियों को डिसॉल्व कर दे। लेकिन परवेज इलाही साहब को मेरे ख्याल में अपनी अब इस वक्त उनकी 3 पोजीशंस पॉसिबल हो सकती है ना। वो एक्टिंग गवर्नर भी हो सकते हैं, वो चीफ मिनिस्टर के भी कैंडिडेट हैं और वो स्पीकर भी हैं। तो किस हैसियत में तहलील करेंगे ये मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि असेंबली के अंदर कोशिश की जाए मेजॉरिटी कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाए। लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट मेजॉरिटी ना पा सके तो फिर गवर्नर ये तहलील करता है असेंबली। अहमद बिलाल साहब, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी सर, ये फरमाइएगा कि अब पंजाब की जो सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है ये आपको स्मूथ लग रही है? क्योंकि देखें अगर मगर हाँ ना, गवर्नर कौन, चीफ मिनिस्टर कौन, स्पीकर कौन, मतलब पूरी खिचड़ी पक गई है पंजाब के अंदर। समझ नहीं आ रहा, एक कह रहा है मैं गवर्नर हूँ, दूसरा उसको मानने को तैयार नहीं है, एक कह रहा है मैं स्पीकर हूँ, वो स्पीकर नहीं है, एक कह रहा है मैं चीफ मिनिस्टर हूँ लेकिन पता चल रहा है वो चीफ मिनिस्टर नहीं है और उसको दोबारा एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। सो हाउ यू सी अबाउट द पंजाब सिचुएशन? व्हाट डू यू थिंक, कैसी स्मूथनेस हो सकती है या नहीं हो सकती इसमें? स्मूथ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो इलेक्शन के बारे में यही है कि अगर पहले राउंड में आपको पूरे हाउस की मेजॉरिटी हासिल नहीं होती, यानी 186 वोट नहीं मिलते, तो फिर आपका दूसरा राउंड होता है, उसमें आपको पूरे हाउस की मेजॉरिटी नहीं चाहिए, उसमें आप प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की मेजॉरिटी चाहिए। जितने लोग होंगे और उसमें से जो लोग एब्सटेन करेंगे वो उसके अलावा होंगे, जो वोट कर रहे होंगे उनकी मेजॉरिटी चाहिए। तो वो अगर उनका ख्याल ये है कि पीएमएलएन के पास वो सादा अक्सरियत मौजूद है प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की, अगर उनके पास वाकई मौजूद है, लेकिन ये तो अब डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा इलेक्शन के अंदर। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इस बुनियाद पे है कि उनके पास ये अगर एक मेंबर भी ज्यादा हो तो इसका मतलब है वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर अगला मरहला ये होगा कि गवर्नर उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी कह सकता है। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए गवर्नर तो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन अगर परवेज इलाही साहब गवर्नर का रोल अज्यूम कर लेते हैं और वो कहते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और हमजा शहबाज साहब सिंपल मेजॉरिटी से जीत चुके हैं लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उनके पास 186 तो तादाद नहीं है, तो फिर भी उनकी चीफ मिनिस्ट्री खतरे में पड़ जाएगी। तो ये बहुत एक कम्प्लेक्स सा मामला है। मैं यही कह रही हूँ ना सर, ये अगर मगर ऐसा ही होता है। अगर मगर हाँ ना ये वो सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन उस्मा कारदार मेरे साथ ही मौजूद हैं, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ उस्मा आपकी इजाजत से, क्योंकि आपसे डिबेट आगे बढ़ानी है कि अब इन मामलात को आप लोग पंजाब में रहते हुए अगर डी सीट हो ही गए, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है, फिर आपका मुस्तकबिल भी तो स्टेक पर लग गया, वो उसका क्या होगा? इस ब्रेक के बाद जरा बात करते हैं हमसे। वेलकम बैक। आज डिबेट का नुकता यही था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिन 25 अरकान पार्लियामेंट जो हैं पंजाब असेंबली के, उनको जो डी सीट किया है, उसके बाद उनका मुस्तकबिल क्या है। उस्मा कारदार साहब मेरे साथ मौजूद थी, वो ये कह रही हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जो कि उनके पास आखिरी और पहला यही ऑप्शन है, इसके अलावा ऑप्शन है भी नहीं। लेकिन ख़ुद क्या वो समझती हैं कि पंजाब में उनकी सियासत मज़ीद अब चलेगी? जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है, मैंने बिल्कुल इब्तदाइया में कहा था कि उस्मा कारदार साहबा का शुमार उन लोगों में होता था जो पंजाब में काफ़ी दफ़ा हमने देखा कि गलत या सही बहरहाल पार्टी के फैसलों के साथ रही हैं। मुझे कहा जा रहा है उनके स्काइप में शायद कुछ डिस्टॉर्शन है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको टेलीफोन लाइन पर ले सकें और उनसे ये जान सकें कि अब अगर जिन लोगों के खातिर इतना बड़ा, जिसे कहते हैं बर्डन, उन्होंने केटर किया, अपने कांधों पर ये जिम्मेदारी ली कि वो अपनी पार्टी को वोट नहीं देते, किसी और को दिया, फिर उनको वज़ीर आला तक पहुँचा दिया, तो वो भी उनको ओन नहीं करते उस तरह से, तो फिर इनका अपना पंजाब में सियासी मुस्तकबिल, अपने हल्के की सियासत किस नौयत की रहेगी? साथ साथ बताया जा रहा है कि ज़रा एक झलक दिखाई जाए, मुल्तान में इस वक्त जो जलसा जारी है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ देर में मेरा ख्याल है कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी जलवा अफरोज़ हो जाएंगे और मुल्तान में एक अच्छी गैदरिंग इकट्ठा कर पाई है तहरीक इंसाफ। ये अभी जारी है, लाइव मनाजिर हैं ये जो आपके सामने थे। बहरहाल अगर उज़्मा कारदार साहब आती हैं तो उनसे हम बात करते हैं, लेकिन मामला ये है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ करने वाले वो तमाम लोग जो वोट डालते हैं, जिसके बारे में बिल्कुल आप शुरू में सुन रहे थे कि बड़ी बात हो रही थी कि कैसे डी-सीट होगा, तो वो मामला अब क्लियर हो गया पंजाब की हद तक तो कि अगर आपने वोट दिया, पंजाब के तक अगर आपने वोट दिया, जो कि हमने देखा पंजाब असेंबली में उन्होंने दिया, तो उसके बाद आप डी-सीट हो जाएंगे। ये फैसला है और मुझे कहा जा रहा है प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, सो कोशिश करेंगे कि आइंदा किसी प्रोग्राम में उज़्मा कारदार साहब और दीगर जो नाअहल हुए हैं लोग उनसे बात कर सकें। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।